कई दिनों से जारी मशक्कत के बीच श्रद्धा वालकर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आफताब से पूछताछ के आधार पर दिल्ली पुलिस को वो हथियार मिल गए हैं जिनसे आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया है कि ये हथियार कहां से मिले, लेकिन जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पुलिस को शव के टुकड़े करने में इस्तेमाल हथियारों में से 5 मिल गए। मिली जानकारी के मुताबिक जो हथियार मिले उनमें 5 चाकू हैं, जो किचन के सामान्य चाकू से काफी बड़े हैं। ये सभी चाकू बेहद तेज धार वाले हैं, जिनकी लंबाई 5 इंच से लेकर 6 इंच तक है। पुलिस ने इन चाकुओं को जांच के लिए भेज दिया है। हालांकि पुलिस को अभी भी उस आरी की तलाश है जिससे श्रद्धा के शव काटने की बात आफताब ने पुलिस से पूछताछ में मानी थी। आफताब ने हत्या में इस्तेमाल आरी कहां छुपाई, जांच अधिकारी अभी भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और आफताब इसे जहां भी छुपाने की बात कहता है, पुलिस की टीम वहां जाकर खोजबीन कर रही है। और आफताब ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में भले ही गुस्से में आकर श्रद्धा की हत्या करने का दावा किया हो और अपनी लिव इन पार्टनर पर उकसाने का आरोप लगाया हो, लेकिन दिल्ली पुलिस को बर्बर हत्याकांड के आरोपी की बातों पर भरोसा नहीं है। इसलिए दिल्ली और महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले की जांच साजिश के एंगल से शुरू कर दी, क्योंकि इसके लिए उन्हें शक के कई आधार मिले। शक का पहला सुराग आफताब के कबूलनामे में मिला, जिसमें उसने माना कि 2019 में लिव इन रिलेशन में आने के बाद से ही उनके बीच अक्सर झगड़े होने लगे। श्रद्धा के दोस्तों ने न केवल इसकी पुष्टि की बल्कि उसकी बर्बरता का सच भी बयां किया। टॉर्चर करता था उसको, उसके गले पे निशान था, उसके पीछे निशान था, उसको एकदम इतना मारा था उसको। पुलिस को शक है कि अक्सर होने वाले इन्हीं झगड़ों की वजह से आफताब ने दिल्ली में रहने की साजिश रची, ताकि हत्या के बाद आसानी से उसके शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया जा सके। दिल्ली में रहने से श्रद्धा को उसके घर वालों और दोस्तों के संपर्क से दूर रखने का भी मकसद पूरा होता दिखा। मेहरौली इलाके में ही किराए पर घर लेने के पीछे भी आफताब का मकसद हत्या की साजिश से जुड़ा हो सकता है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आफताब ने श्रद्धा के साथ घूमने के मकसद से हिल स्टेशन जाने की बात कबूली और दावा किया कि वहां से लौटने के बाद उसने दिल्ली में रहने का फैसला किया। लेकिन पुलिस को आफताब का ये बयान भी झूठा होने का शक है। जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बयान दर्ज करने के दौरान आफताब के व्यवहार को देखकर इस बात का अंदेशा हुआ। शक है कि हिमाचल प्रदेश जाने का मकसद पहाड़ी से धक्का देकर श्रद्धा की हत्या करना हो। पूछताछ के दौरान अपनी करनी पर किसी तरह का अफसोस नहीं होना, अपने लिव इन पार्टनर की मौत पर रत्ती भर भी दुख नहीं होना और घटना के बारे में बताने के वक्त भी उसके चेहरे पर शिकन नहीं होने से जांच अधिकारियों का शक और बढ़ता जा रहा है। बताया गया कि जांच से जुड़े अधिकारी उसके हाव भाव और हरकतों पर लगातार नजर रख रहे हैं, लेकिन अब तक कभी ऐसा नहीं लगा कि उसे किसी बात का पछतावा या दुख हो। जैसे ही साजिश के तहत श्रद्धा की हत्या का शक बढ़ने लगा, पुलिस ने अपनी जांच की दिशा उस तरफ मोड़ दी। इसी वजह से श्रद्धा की हत्या से पहले की घटनाओं को खंगालने पर पुलिस का जोर बढ़ गया और इसके लिए पुलिस का सबसे बड़ा मददगार साबित हुआ आफताब का मोबाइल फोन, जिसके सर्च इंजन की हिस्ट्री से पता चला कि इसमें हत्या के तरीके से लेकर शव को ठिकाने लगाने तक की जानकारी खोजी गई थी। बताया गया कि आफताब ने डेक्स्टर वेब सीरीज देखी थी, जिससे उसे श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े करने का आइडिया तो मिला ही, साथ ही हत्या के निशान मिटाने, सबूत नष्ट करने और जंगल तालाब में शव को ठिकाने लगाने के तरीके भी मिले। इसके अलावा आफताब ने उत्तराखंड के अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के बारे में भी जानकारी ली थी, जिससे उसे शव को फ्रिज में रखने का आइडिया मिला। यही नहीं, आफताब ने जनवरी 2019 के अरनाला हत्याकांड की भी जानकारी जुटाई, जिसमें गणेश कोल्हटकर की हत्या से कुछ दिन पहले कातिल ने फ्लैट बदला था। श्रद्धा हत्याकांड में भी आफताब हत्या से ठीक 3 दिन पहले मेहरौली वाले फ्लैट में रहने के लिए आया था। गणेश कोल्हटकर हत्याकांड में हत्या के बाद शव के कई टुकड़े कर उन्हें ठिकाने लगाया गया और बदबू दबाने के लिए अगरबत्ती जलाई गई। यही नहीं, खून के धब्बों और सबूतों को मिटाने के लिए कीटनाशक से सफाई की गई। इससे भी जांच टीम इस नतीजे की तरफ बढ़ती दिखी कि मुंबई में ही आफताब के दिमाग में हत्या का ताना बाना बुना जा चुका था। हालांकि आफताब के परिवार के दबाव के बाद श्रद्धा ने 26 दिन बाद थाने से अपनी अर्जी वापस ले ली, लेकिन इससे पुलिस का शक कम नहीं हो रहा। यही वजह है कि पुलिस अब आफताब पर धारा 120B लगाने की सोच रही है, जिसका मतलब आपराधिक साजिश रचना है। इससे पहले आफताब पर धारा 365 यानी अपहरण, धारा 302 यानी हत्या और धारा 201 यानी सबूत मिटाने का केस दर्ज हुआ है।
श्रद्धा वालकर हत्याकांड की जांच में अब तक जो जानकारियां सामने आई उससे साफ है कि श्रद्धा की जान बचाई जा सकती थी। आफताब के घर वालों से लेकर कानून व्यवस्था तक के स्तर पर जैसी कोताही बरती गई, श्रद्धा की मौत के लिए उसे भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जो बेवजह भी नहीं, श्रद्धा और आफताब के बीच किस हद तक लड़ाई होती थी उसकी तस्वीर तो सामने आ ही चुकी है। लेकिन ये मामला कमरे के अंदर तक ही नहीं रहा। जब श्रद्धा के साथ हद से ज्यादा मारपीट की गई तो ये मामला तुलिंज थाने तक पहुंचा और थाने में अर्जी दी। इसमें हत्या के तरीके से लेकर शव को ठिकाने लगाने के लिए आफताब के दिमाग में पक रही साजिश का ब्यौरा था। जैसे ही श्रद्धा की आफताब के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत की चिट्ठी सामने आई, इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। श्रद्धा ने तुलिंज पुलिस को यह शिकायती चिट्ठी 23 नवंबर 2020 को दी थी। जब अपराध से जुड़े मामले को संवेदनशील तरीके से देखने के बजाय सरकारी प्रक्रिया पूरी करने पर जोर हो तो ऐसा ही अंजाम होना था। हालांकि तकनीकी रूप से पाटिल का दावा सही निकला, क्योंकि इस मामले में शिकायत दर्ज कराने के 26 दिन बाद श्रद्धा ने अपनी अर्जी वापस ले ली थी। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर अर्जी वापस लेने से पहले के 25 दिनों में महाराष्ट्र पुलिस ने क्या किया? क्या पुलिस ने इस बीच इस मामले की गंभीरता को समझने और आफताब से पूछताछ की कोशिश की, या फिर मुंबई पुलिस श्रद्धा की दी गई शिकायत की अर्जी वापस लेने का इंतजार करती रही? इस पर जब मुंबई पुलिस का रुख जानने की कोशिश की गई तो देश की सबसे स्मार्ट पुलिस फोर्स होने का दावा करने वालों ने श्रद्धा पर ही बयान दर्ज कराने में मदद नहीं करने का आरोप मढ़ दिया। और फिर वही हुआ जो ऐसे मामलों में होता है। कोई तकरार नहीं है ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, जिसके चलते वो वहीं पे वो क्लोज हो गया। अब जब इस हत्याकांड की गूंज देश भर में सुनाई पड़ रही है तो बीजेपी इस मामले में तब की उद्धव सरकार को घेरती दिखी। कौन से ऐसे कारण हैं कि उद्धव सरकार ने किसी को जान का खतरा है ऐसी चिट्ठी मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं की? बीजेपी के बड़े नेता भले ही खुलकर बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका इशारा साफ है। पार्टी के कई नेता तो खुलकर ये आरोप लगाते दिखे कि श्रद्धा की शिकायत पर सुस्ती की वजह उसका हिंदू होना था, जबकि आफताब पर सख्ती ना बरतने की वजह उसका आफताब अमीन पूना वाला होना। आरोप लगा कि तब की महाअघाड़ी सरकार को खुश रखने के लिए पुलिस ने इस केस को ठंडे बस्ते में डाला और आफताब के पिता को इतना वक्त दिया कि वो श्रद्धा पर शिकायत वापस लेने का दबाव डाल सके। श्रद्धाचं आडनाव वालकर होतं म्हणून का तो आफताब होता म्हणून? हालांकि सच तो ये भी है कि पुलिस ने भी यही कहा कि आफताब के पिता ने श्रद्धा से शिकायत वापस करवाई। उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको समझाया था। कुछ ऐसे ही दावे उस समाज सेविका ने भी जी न्यूज से बातचीत में किए, जिसके पास आफताब से पिटने के बाद श्रद्धा मदद के लिए पहुंची थी। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस कांस्टेबल की बहादुरी से एक झपटमार पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक झपटमार चेन और मोबाइल स्नैचिंग के कई मामलों में शामिल था। ताजमहल में नमाज पढ़ने के मामले में आज हिंदू संगठनों ने फिर विरोध प्रदर्शन किया। हनुमान सेना ने डीएम ऑफिस को चिट्ठी सौंपते हुए नमाजियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यूपी के इटावा में क्रेन मशीन और मालगाड़ी के इंजन की टक्कर हो गई। इस टक्कर में क्रेन इंजन डीरेल हो गया। गनीमत की बात यह रही कि दोनों इंजन की रफ्तार कम थी, इसलिए कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। श्रद्धा हत्याकांड की जांच कर रही दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब तक मिले शव के टुकड़ों को श्रद्धा के शरीर का हिस्सा साबित करने की है, इसीलिए इस पर भी काम जारी है। और पुलिस ने जंगल और तालाब से मिली हड्डियों को तो जांच के लिए एफएसएल भेजा ही, साथ ही उस जबड़े की पहचान पुख्ता करने के लिए मुंबई के एक डेंटिस्ट को भी ढूंढ निकाला, जिसने श्रद्धा के दांतों का इलाज किया था। दिल्ली और महाराष्ट्र पुलिस की टीम के सामने डॉक्टर ईशान मोटा ने माना कि श्रद्धा साल 2021 के अगस्त से सितंबर के बीच करीब 8 बार उनके पास आई थी और इस दौरान रूट कैनाल ट्रीटमेंट के साथ ही उसका विजडम टूथ निकाला गया। चूंकि डेंटिस्ट के पास से श्रद्धा के जबड़े का एक्सरे मिलने की संभावना दिखी, इसलिए जांच टीम यहां तक पहुंची। डेफिनेटली वो उनको रिलेट करने में हेल्प होगा अगर उनको जबड़ा मिला हुआ है। डॉक्टर ईशान ने जांच टीम से श्रद्धा के इलाज से जुड़े सारे दस्तावेज साझा किए, जिससे जांच में मदद मिल सकती है। जिस हत्याकांड के खुलासे में ही 6 महीने लग गए, उसे अंजाम देने का आरोपी कितना शातिर होगा, इसका एहसास दिल्ली पुलिस को भी है। अब तक की पूछताछ के दौरान आफताब की बॉडी लैंग्वेज से जांच अधिकारी हैरान दिखे, क्योंकि अब तक की पूछताछ में आफताब एक भी बार ना तो डरा हुआ नजर आया और ना ही उसके अंदर पश्चाताप का भाव दिखा।
उसकी हर बात और हर चाल आत्मविश्वास से भरी दिखी। मीडिया के कैमरों ने भी हर बार ऐसा ही पाया। जांच अधिकारियों को आफताब के इसी आत्मविश्वास से शक होना शुरू हुआ और वो ये मानने के लिए मजबूर हो गए कि आफताब के किसी भी बयान पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी वजह से श्रद्धा हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस ने साकेत कोर्ट से उसके नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मांगी और इजाजत मिलते ही पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी गई। इन सभी टेस्टों के जैसा बताया गया था कि 1 वीक का टाइम लगता है, तो वो प्रोसेस सारे शुरू कर दिए गए। एक दिन पहले पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हुई और इस टेस्ट से पहले दी जाने वाली दवाइयां आफताब को दे दी गईं। इसके बाद आज फिर दिल्ली पुलिस की टीम मेहरौली थाने से आफताब को लेकर रोहिणी के दिल्ली फॉरेंसिक साइंस लैब के लिए निकली तो मीडिया आफताब पर सवालों के साथ टूट पड़ी। फॉरेंसिक साइंस लैब पहुंचने के बाद आफताब का सबसे पहले साइकोलॉजिकल एनालिसिस टेस्ट हुआ और इस टेस्ट के पूरा होने के बाद पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई जो कई घंटे चली। टेस्ट के दौरान पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट जांच अधिकारी ने एक डॉक्टर को सौंप दी, जिसके बाद हर सवाल के साथ ही उसके ब्लड प्रेशर, धड़कन, नब्ज और मनोविज्ञान पर विशेषज्ञों की नजर टिक गई। इस बीच एफएसएल की तरफ से बताया गया कि जरूरत पड़ने पर यह प्रक्रिया कल भी जारी रह सकती है। टेस्ट इज गोइंग ऑन, टीम्स आर वर्किंग। कब तक चलेगा? ये डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन है, कितनी लेंथ है। दिल्ली पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफताब का नार्को टेस्ट भी करवाएगी जो आफताब के जुडिशियल कस्टडी में रहने के बावजूद संभव है, लेकिन इस वक्त पुलिस हिरासत में रहते जांच अधिकारी जल्द से जल्द उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करना चाहते थे क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट से किसी के झूठ को पकड़ा जाता है। इसी वजह से इस टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें मशीन सेंसर के जरिए व्यक्ति से जोड़ी जाती है और व्यक्ति के सांस लेने की गति रिकॉर्ड की जाती है और व्यक्ति का पल्स और ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया जाता है। इस दौरान शरीर से निकलने वाले पसीने के बदलाव पर भी नजर रहती है और साथ ही हाथ और पैरों की मूवमेंट को भी रिकॉर्ड किया जाता है। शरीर से लगे वायर बीपी, हार्ट रेट और सांसों की दर को भी मॉनिटर करते हैं। सब कुछ सामान्य होने पर बोली गई बात सच मान ली जाती है, जबकि ज्यादा बदलाव को उसका झूठ बोलना माना जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने काफी आशंकाओं और अफवाहों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को देश का अगला सेना प्रमुख चुन लिया, जिसका ऐलान पाकिस्तान की सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कर दिया। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ्स नियुक्त किया है। उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकार इस्तेमाल करते हुए सैयद आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ नियुक्त किया है। इस बारे में राष्ट्रपति को सूचित कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पहले ही कहा था कि 24 से 25 नवंबर के बीच नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने ट्वीट किया कि अब इमरान खान का ये इम्तिहान होगा कि वो वाकई देश के रक्षा संस्थानों को मजबूत करना चाहते हैं या विवाद ही करना चाहते हैं। यही नहीं, मीडिया से बातचीत के दौरान ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि कानून और वरिष्ठता के आधार पर ही आर्मी चीफ का चयन हुआ है, लिहाजा इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हमें ये पूरी उम्मीद है कि सदर मुमलिकत भी जो है कोई ऐसा तनाज़ा नहीं खड़ा करेंगे जिससे ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं कानून और आइन के मुताबिक हुई हुई हैं, इसको सियासी नुक्ता नज़र से या सियासी जो है नज़र से इसको नहीं देखेंगे। वैसे दिलचस्प बात यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर सितंबर 2022 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनका कार्यकाल बढ़ाकर 27 नवंबर तक कर दिया गया था। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय शर्म यानी 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की सेना के सरेंडर के भ्रामक आंकड़े दिए और दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर करने वाले सैनिकों को पाकिस्तान का हीरो तक बता दिया। मैं आज आपके सामने एक ऐसे मौजू पर भी बात करना चाहता हूं जिस पे अमूमन लोग बात करने से गुरेज करते हैं, और ये बात 1971 में हमारी फौज की साबका मशरकी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक है। मैं यहाँ पर कुछ हकायक दुरुस्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले, साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। तेजी के रथ पर सवार शेयर बाजार ने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज दिन का कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स ने पहली बार 62,000 का आंकड़ा पार किया और 762 अंकों की बढ़त के साथ
62,273 पर बंद हुआ। निफ्टी ने भी आज तेजी का नया रिकॉर्ड बनाया और 217 अंकों की बढ़त के साथ 18,484 पर बंद हुआ। आज की तेजी में सबसे बड़ा योगदान आईटी सेक्टर के शेयरों का रहा। सेंसेक्स के टॉप 5 शेयरों में HCL टेक्नोलॉजीज, इंफोसिस विप्रो, पावर ग्रिड और टेक महिंद्रा शामिल हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने अपनी फ्यूचर कार और दूसरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी के जरिए टेस्ला ने वर्ष 2003 से शुरू हुई अपनी यात्रा को दिखाया, जिसमें उसका सबसे पुराना मॉडल लोटस एलिस मूल 1 भी नजर आया। ये एक प्रोटोटाइप कार थी जिसे वर्ष 2002 में तैयार किया गया था। इसके अलावा वहां टेस्ला की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार टेस्ला रोडस्टर भी नजर आई। ये कार साल 2008 में बाजार में आई थी और खुद एलन मस्क भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इस प्रदर्शनी में टेस्ला के साइबर ट्रक को भी दिखाया गया। किसी साई-फाई फिल्म में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की तरह नजर आने वाला ये ट्रक अगले साल तक बाजार में उतारा जा सकता है। This exhibit tells a success story, an unlikely success story, an American success story, and one that has actually become a global success story that will in some ways probably impact just about every person on the planet. म्यूजियम में एलन मस्क के कुछ और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जैसे हाइपरलूप और स्पेस एक्स का भी प्रदर्शन किया गया, जिसे देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ भी नजर आई। यूपी में एक और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा ने अपने चाय का स्टॉल खोल लिया है। यूपी के सिद्धार्थनगर में एमएससी की छात्रा ने अपना चाय का स्टॉल खोल लिया है। छात्रा का कहना है कि वो चाय बेचने से हर रोज लगभग 1,000 रुपए से ज्यादा की कमाई कर रही है। उत्तराखंड के मदरसों में नए साल से ड्रेस कोड लागू हो सकता है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के मुताबिक मदरसों के आधुनिकीकरण की दिशा में ये अहम कदम होगा। रायबरेली में भारतीय मुद्रा के अपमान का मामला सामने आया है। यहाँ शराब के नशे में एक शख्स ने 500 के कई नोट हवा में उड़ाए और सड़क पर फेंक दिए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच की बात कही है। बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा का एक विवादित ट्वीट करने के बाद वो बुरी तरह फंस गईं। ऋचा चड्ढा पर भारतीय सेना के अपमान का आरोप लगा, जबकि सोशल मीडिया यूजर्स भी ऋचा की आलोचना करने लगे। दरअसल उन्होंने नॉर्दर्न कमांड का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के उस बयान पर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के लिए तैयार है। ऋचा ने ट्वीट किया था कि गलवान हाय कह रहा है। ऋचा के इस ट्वीट को बीजेपी ने पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि अपने इस ट्वीट के लिए ऋचा को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। एयर कंडीशन बंगले में बैठकर इस प्रकार की घिनौनी मानसिकता रखने वाली यह अभिनेत्री क्या समझेगी उनका समर्पण। वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ऋचा चड्ढा कांग्रेस और राहुल गांधी की समर्थक हैं, इसलिए उनके ट्वीट में भारत विरोधी सोच नजर आती है। ऋचा चड्ढा जो कि एक बॉलीवुड की 3rd ग्रेडेड कलाकार है और हमेशा ही भारत के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने में वो सबसे आगे रहती है और कांग्रेस समर्थक है, राहुल गांधी की उपासक है। वैसे सिर्फ बीजेपी ने ही नहीं बल्कि दूसरे दलों ने भी ऋचा चड्ढा के ट्वीट पर आपत्ति दर्ज की। शिवसेना ने तो ऋचा चड्ढा के ट्वीट पर कानूनी कार्रवाई की भी मांग कर डाली और इस बाबत महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से एक्शन लेने की अपील की। और आप ऐसी भाषा का उपयोग कर रही हैं कि गलवान सेज है। मैं मांग करता हूं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से कि ऐसी महिला पर, ऐसे कलाकार पर तुरंत कार्रवाई करें। वहीं बीजेपी के नलिन कोहली ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने के लिए आप सेना का अपमान नहीं कर सकते। गलवान में शहीदों का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। हम पूरे भारत को अपनी सेना और हमारे सैनिकों पे गर्व है। गलवान में जो उनकी शहादत हुई वो बहुत बड़ी शहादत थी देश की रक्षा के लिए। उसको इस प्रकार से नजरअंदाज और उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। हालांकि चौतरफा घिरने के बाद ऋचा चड्ढा ने विवादित ट्वीट को डिलीट कर दिया और माफी मांगी। उन्होंने अपने माफीनामे में कहा कि ट्वीट से उनका उद्देश्य सेना का अपमान करने का नहीं था। उनके 3 शब्दों को विवाद में घसीटा गया। उन्होंने कहा कि उनके नाना जी खुद फौज में थे और लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर थे। भारत चीन युद्ध में उनके पैर में गोली भी लगी थी। उत्तर पूर्वी सीरिया के एक ऑयल फील्ड से आग की तेज लपटें उठती दिखाई दी। बताया गया कि टर्की के जबरदस्त हवाई हमलों में इसे निशाना बनाया गया, जिसके बाद इस ऑयल फील्ड में भयंकर आग लग गई और वहां से उठ रहे काले धुएं का गुबार आसमान में दूर तक दिखाई देने लगा। वहां से सामने आई तस्वीरों में ऑयल फील्ड में मौजूद टैंकर भी आग की लपटों से घिरे नजर आए।
टर्की अपनी सीमा से सटे सीरिया के इस इलाके में रहने वाले कुर्द नागरिकों को आतंकवादी मानता है और 13 नवंबर को इस्तांबुल में हुए बम धमाके के बाद से ही उन्हें निशाना बना रहा है। लेकिन इस बार टर्की ने वहां मौजूद ज़र्बे ऑयल फील्ड पर भी बम बरसा दिए। ऑयल फील्ड का कंट्रोल रूम भी इस हमले में तबाह हो गया और वहां से भी लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। الفيديو هبالي بيقعد تشتغلي ليدا بعدين كان فيديو ليدا عند بي غرفه بصير الموتور ده ما بيتن حتى شظيج مديت فريم وجدقطا طياري او شظي وحمو وقباراني شي بروسيسري ماذا इस्तानबुल में हुए बम धमाके के लिए टर्की ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK नाम के संगठन को जिम्मेदार ठहराया था। उसके बाद से ही वो अपनी सीमा से सटे सीरिया और इराक के कुर्द बहुल इलाकों पर हवाई हमले कर रहा है। कोरोना महामारी के बाद अब मीजल्स यानी खसरे के वायरस ने बच्चों की जान खतरे में डाल दी है। जानकारी के मुताबिक बीते कुछ महीनों में देश के 6 राज्यों में मीजल्स यानी खसरे के मरीज तेजी के साथ बढ़े हैं। इन 6 राज्यों में महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, बिहार, झारखंड और केरल शामिल हैं। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र और खास तौर पर मुंबई का है। मुंबई में खसरे की वजह से अब तक 12 बच्चों की मौत की खबर है, जिनमें 11 साल का एक लड़का भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक मुंबई में 233 बच्चे खसरे की चपेट में हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हालात बिगड़ते देख केंद्र सरकार ने झारखंड, गुजरात और केरल में 3 टीमें भी भेजी हैं। केंद्र सरकार ने 6 महीने के बच्चों को भी खसरे का टीका लगवाने का ऐलान किया है। अब तक 9 महीने से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को ही खसरे का टीका लगाया जाता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पहली बार प्रियंका गांधी शामिल हुई। मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल के साथ कदमताल करती दिखी। इस दौरान प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा भी साथ थे। वाड्रा भी पहली बार राहुल की यात्रा में शामिल हुए। राहुल की यात्रा आज मध्य प्रदेश के बोरगांव से शुरू हुई और इसमें प्रियंका के साथ उनके बेटे रेहान भी दिखे। प्रियंका के आने से समर्थकों में भी जोश नजर आया। राहुल और प्रियंका यात्रा के दौरान बीच बीच में उनका मनोबल बढ़ाते दिखे। यात्रा में एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी नजर आए। राज्य में 12 दिन तक राहुल की यात्रा चलेगी। 5 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करने से पहले भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा जिले से होते हुए मध्य प्रदेश में 399 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। दरअसल मध्य प्रदेश की जिन 5 लोकसभा सीटों से ये यात्रा निकलेगी, उन सभी पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। हालांकि कांग्रेस इस यात्रा के जरिए खोई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसका फोकस रूट की उन 16 विधानसभा सीटों पर भी है जिन पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में सभी 16 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है। लिहाजा राहुल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और धनबल के दम पर सत्ता हथियाने का आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। राहुल के साथ यात्रा में चल रहे एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं चूक रहे। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीबी बढ़ रही है। दूसरा, धर्म, जाति, संप्रदाय में नफरत फैलाई जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 274 दिन पूरे हो गए हैं। 274 दिन बाद भी रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर बम बरसा रहा है। कीव के मेयर का दावा है कि बीते दिन हुए रूस के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण कोरिया में ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि अगर सरकार ने ईंधन की कीमतों को कम नहीं किया तो अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। राजनीतिक अस्थिरता की वजह से पिछले 4 सालों में मलेशिया में 3 बार आम चुनाव हो चुके हैं। अमेरिका में थैंक्सगिविंग का जश्न मनाया जा रहा है। थैंक्सगिविंग के मौके पर न्यूयॉर्क में खास परेड का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के बाद इस साल बड़ी संख्या में लोग इस परेड में हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद में अकेली लड़कियों की एंट्री पर रोक का फैसला वापस ले लिया गया।
खबर है कि दिल्ली के एलजी ने शाही इमाम से बात की। इसके बाद यह विवादित फरमान वापस लिया गया। दरअसल जामा मस्जिद कमेटी ने आज ही इससे जुड़ा फरमान जारी किया था। मस्जिद के सभी गेट्स पर भी अकेली लड़कियों की एंट्री रोकने के नोटिस चिपका दिए गए थे। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया। आम लोगों समेत दिल्ली महिला आयोग ने भी फैसले पर सवाल उठाए थे। दिल्ली महिला आयोग ने जामा मस्जिद के शाही इमाम को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। हालांकि मस्जिद कमेटी इस फैसले के पीछे धर्मस्थल की पवित्रता बनाए रखने का तर्क दे रही थी। बहरहाल विवाद ने तूल पकड़ा तो यह फैसला वापस ले लिया। चीन में कोरोना एक बार फिर पैर पसारता नजर आया। कोविड मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई, जबकि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि को भी बढ़ा दिया गया। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जोंगझोउ के 8 जिलों की कुल आबादी करीब 66 लाख है और वहां लोगों को अगले 5 दिनों तक अपने अपने घरों में रहने को कहा गया। जबकि इस दौरान रेस्टोरेंट्स बंद नजर आए, पार्कों में सन्नाटा पसरा दिखा, स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए और तो और बाजारों में ताला लग गया। उधर जानकारी के मुताबिक बीजिंग के चाओयांग जिले में भी कोरोना की वजह से तालेबंदी शुरू हो गई। बीजिंग स्थित एक प्रदर्शनी केंद्र को अस्थायी अस्पताल में तब्दील कर दिया गया और बीजिंग इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी में भी आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की माने तो चीन में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 31,444 नए मामले सामने आए। चीन के वुहान शहर में 2019 में सामने आए संक्रमण के पहले मामले के बाद देश में एक दिन में सामने आए ये सबसे अधिक मामले हैं। जबकि इस सप्ताह 6 महीने बाद संक्रमण से मौत का एक मामला भी सामने आया। 新增的感染者数量持续增加，自11月1日以来，全国已经累计报告了25.3万例的感染者。近一周平均每天报告是2.22万例，较上一周增长了1倍。 चीन में कोरोना के 3 साल पूरे होने वाले हैं। जीरो कोविड नीति के कारण लोगों में आक्रोश है। लोग इसे लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। अगर आप भी अमेरिका की सैर करना चाहते हैं तो तुरंत 3 साल बाद का प्लान बनाना शुरू कर दीजिए और अमेरिकी विजिटर्स वीजा के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अमेरिका के लिए विजिटर्स वीजा मिलने में 3 साल का समय लग सकता है। जानकारी के मुताबिक बिजनेस और टूरिस्ट वीजा इंटरव्यू के लिए लगभग 1000 दिन का वेटिंग टाइम चल रहा है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अगर आप आज टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो दिसंबर 2025 में आपका इंटरव्यू होगा और तभी आप अमेरिका जा सकेंगे। सबसे लंबी वेटिंग मुंबई में है, जहां टूरिस्ट वीजा इंटरव्यू के लिए 999 दिन इंतजार करना पड़ सकता है। हैदराबाद में 994 दिन और दिल्ली में 961 दिन की वेटिंग है। वहीं चेन्नई में 948 दिन और कोलकाता में 904 दिन इंतजार करना पड़ सकता है। अमेरिकी दूतावास का कहना है कि अर्जियों को तेजी से निपटाया जा रहा है और जल्द ही वेटिंग टाइम में कमी आएगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। सांबा जिले में आज सुबह संदिग्ध पैकेट मिला, जिसे देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। क्योंकि सीलबंद पैकेट में बम होने की आशंका जताई जा रही थी, इसलिए मौके पर बम स्क्वाड को बुलाया गया। मौके पर पहुंची बम स्क्वाड की टीम ने जैसे ही पैकेट खोला, वैसे ही पाकिस्तान की आतंकी साजिश का खुलासा हो गया। क्योंकि सीलबंद पैकेट के अंदर 2 चाइनीज पिस्टल, 4 लोडेड मैगजीन, 1 आईडी, 1 जीपीएस घड़ी, 1 डेटोनेटर, 1 बैटरी और 5 लाख रुपए नगद रखे हुए थे। पैकेट के अंदर मिली चीजों को देख सुरक्षा बल के जवान हैरान रह गए। पुलिस के मुताबिक इस पैकेट को सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में गिराया गया था। कहीं न कहीं ऊपर से सीमा पार से इसको गिराने की कोशिश थी, जिसको समय रहते हमने रिकवर कर लिया। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए ये सामान भेजा था। इस घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के आसमान को देखकर लोग तब हैरान रह गए जब आसमान में एक QR कोड दिखा जो ड्रोन से बना हुआ था। ये मौका था सऊदी अरब के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड की लॉन्चिंग का, जिसमें 1300 ड्रोन्स के जरिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग लाइट शो का आयोजन हुआ। आसमान में उड़ रहे ड्रोन सितारों की तरह चमक रहे थे। इसी दौरान सैकड़ों ड्रोन ने आसमान में एक QR कोड बनाया, जिसे स्कैन भी किया जा सकता था और इसी के साथ गिनीज बुक में दर्ज हुआ दुनिया के सबसे बड़े QR कोड का रिकॉर्ड। इसके बाद लगातार आसमान में ड्रोन्स की तस्वीर बदलती रही। ये ड्रोन शो अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए भी था क्योंकि ये सऊदी अरब के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड के लॉन्चिंग के मौके पर हुआ था, जो साल 2025 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी में है। Sustainability is an issue which is becoming increasingly important, especially to the younger generation. They obviously want to live in a greener region, greener world,
we do have questions and issues around rising temperatures as well. मिडिल ईस्ट में तापमान पिछले 30 सालों में दुनिया के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल जलवायु परिवर्तन के लिहाज से भी बेहतर विकल्प साबित होंगे। यूपी में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए खास टीम का गठन किया गया है। माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यूपी में एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। टीम ने फिलहाल 62 माफिया को चिन्हित किया है जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के द्वारका में एंटी नार्कोटिक सेल ने एक विदेशी ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। विदेशी तस्कर से लगभग 2 किलो हेरोइन जब्त की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ से ज्यादा है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में आखिरकार गुलदार को पकड़ लिया गया। 2 दिन पहले ही इस गुलदार ने 5 साल के एक बच्चे को अपना निवाला बना उसे मौत के घाट उतार दिया। एमपी के भिंड से युवक के पिस्टल से केक काटने का वीडियो सामने आया। युवक ने अपने जन्मदिन पर अवैध पिस्टल से एक साथ 10 केक काटे और फिर ये वीडियो खुद सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। गुजरात में लगातार दूसरे दिन पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ प्रचार किया। पीएम ने 4 रैलियां करके बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में जन समर्थन जुटाया। इस दौरान उनका जोर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने पर रहा। बनासकांठा के पालनपुर में पीएम मोदी ने कहा कि उनका ध्यान 5 P पर है। અને આ 5 પ ઉપર જે મારે વાત કરવી છે, पर्यटन, पर्यावरण, पानी, पशुधन અને पोषण। उन्होंने कहा कि ये 5 P विकसित गुजरात और पालनपुर में दिखाई देते हैं। पीएम ने कहा कि मैंने अपने बनासकांठा, गुजरात और पूरे भारत के लिए इन 5 बिंदुओं को अपने दिल में एक सीधे रोड मैप के रूप में रखा है। इस दौरान उन्होंने गुजरात में तेज विकास का दावा किया और कहा कि राज्य ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने जा रहा है। સોલાર પાર્ક બનાવ્યો રાધનપુર પાસે, ત્યારે લોકોને આશ્ચર્ય થતું હતું, પછી લોકો યાત્રાએ આવતા જોવા આવતા હતા। ભાઈઓ બહેનો, એક દિવસ એવો હશે આ આપણું ગુજરાત હાઇડ્રોજનનું હબ બનવાનું છે। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें बनासकांठा के सुख दुख की पूरी जानकारी है। इस दौरान उन्होंने समृद्ध और उज्जवल गुजरात के लिए लोगों से समर्थन मांगा। गुजरातना 25 वर्ष उज्जवल हो એટલે તમારી જિંદગી ઉજ્જવળ, एक गारंटी लेने हूं आयो छो। और इंसानों के गांजा पीने की खबरें तो अक्सर आती रहती हैं, लेकिन मथुरा में चूहों के गांजा खाने की खबर सुनकर कोर्ट में मौजूद जज भी हैरान रह गए। यह पूरा मामला गांजे की बरामदगी से जुड़ा हुआ है, जिसकी सुनवाई के दौरान मथुरा पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि माल खाने में रखा 581 किलो गांजा चूहे खा गए। शेरगढ़ और हाईवे थाना पुलिस ने 2018 में 581 किलो गांजे के साथ गिरफ्तारी की थी, जिसके बाद बरामद किए गए गांजे को माल खाने में जमा करवा दिया गया था। उस वक्त मथुरा पुलिस ने सबूत के तौर पर गांजे का सैंपल भी कोर्ट में पेश किया था। कुछ दिन पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गांजे की पूरी खेप को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। मथुरा पुलिस ने दलील दी कि माल खाने में रखा सारा का सारा गांजा चूहे खा गए, इसलिए उसे कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मथुरा के एसएसपी और मालखाने के चूहों से निपटने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को 26 नवंबर तक इस मामले में पूरे सबूत के साथ रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की ज्वाला शांत होने का नाम नहीं ले रही। रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर से मिसाइल हमला किया और राजधानी कीव स्थित रिहायशी इमारतों को खंडहर में तब्दील कर दिया, जबकि यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने 67 मिसाइलें दागी, जिसके बाद कीव में चीख पुकार मच गई। लोग अपने उजड़े हुए आशियानों को देखकर रोते बिलखते नजर आए। Все теж буде добре, але я розумію, я бачила, що виносили людей, які постраждали більше. І не впевнена, що всі живі, але कीव के जिस इलाके पर रूस ने मिसाइल हमले किए वहां कहीं आग लगी दिखी तो कहीं इमारतों का मलबा पड़ा नजर आया, जबकि राहत और बचाव कर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रहे। जानकारी के मुताबिक कीव पर रूस की ओर से किए गए इन ताजा हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से अधिक जख्मी हो गए, जिनका नजदीक के एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। कीव के लोग पहले से ही परेशान थे कि रूस ने फिर से रॉकेट और मिसाइलें बरसानी शुरू कर दी। कीव में बिजली पानी की भारी किल्लत है और लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि इस सबके बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं। उन्होंने एक बार फिर कहा कि यूक्रेनियन मजबूत लोग हैं और ऐसे हमलों से डरने वाले नहीं। Коли на вулиці мінусова температура, а десятки мільйонів людей внаслідок влучання російських ракет
по енергооб'єктах залишається. वहीं रूस के ताजा हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें रूस के मिसाइल अटैक पर चिंता जताई गई और इसे आतंकी वारदात बताया गया। जबकि इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज़ेलेंस्की भी शामिल हुए और कहा कि रूस का झूठ अब कोई नहीं सुनना चाहता। केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। इस दौरान अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया में की गई तेजी पर सवाल उठाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल पेश करने को कहा था। आज फाइल देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि नियुक्ति की फाइल बिजली की तेजी से क्लियर की गई। ये कैसा मूल्यांकन है? सवाल चुनाव आयुक्त की योग्यता पर नहीं है, हम नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 नवंबर को नियुक्ति के लिए फाइल भेजी गई और पीएम ने उसी दिन नाम को मंजूरी दे दी। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नियुक्ति में सारी प्रक्रिया का पालन किया गया और कुछ भी गलत नहीं हुआ। इस मामले में सुनवाई के बाद संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी दवा कौन सी है, उसकी कीमत क्या है और वो किस रोग के इलाज में काम आती है? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। दुनिया की सबसे महंगी दवा का नाम है हेमजेनिक्स और इस दवा की एक खुराक की कीमत करीब 28 करोड़ 60 लाख रुपए है। यह दवा हीमोफीलिया के मरीज के इलाज में काम आती है। हाल ही में अमेरिकी रेगुलेटर ने इस दवा को मंजूरी दी है। जीन थेरेपी पर आधारित यह दवा अमेरिकी कंपनी CSL बेयरिंग बनाती है। हीमोफीलिया एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर में चोट लगने के बाद खून का बहना बंद नहीं होता और ज्यादा खून बहने से मरीज की मौत तक हो जाती है। हीमोफीलिया के मरीज को पूरी उम्र दवा खानी पड़ती है और चोट से भी खुद को बचाए रखना पड़ता है। लेकिन जीन थेरेपी से तैयार हेमजेनिक्स दवा की एक ही खुराक हीमोफीलिया के मरीज को हमेशा के लिए ठीक कर सकती है। सेना के प्लेन और हेलीकॉप्टर्स को देखना लोग हमेशा पसंद करते हैं। यही वजह है कि इनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। सुखोई और राफेल जैसे लड़ाकू विमान अपनी मिड एयर रिफ्यूलिंग काबिलियत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब कुछ हेलीकॉप्टर भी इस काबिलियत को हासिल कर चुके हैं। इस वीडियो में टमाटर तोड़ने की कला तो शायद कई लोग जानते हैं, लेकिन टमाटर को ट्रक में लोड करने की यह जादुई कला सिर्फ ये शख्स जानता है। टमाटर लोड होने के बाद टोकरी मानो किसी जादुई ताकत से बाहर गिर रही है। आपने कागज पर प्रिंट निकलते हुए देखा होगा, लेकिन प्रिंटिंग की टेक्निक अब काफी तरक्की कर चुकी है। अब कागज ही नहीं, प्रिंटर दीवार पर भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। कागज की तरह ही ये वॉल प्रिंटर दीवार पर कोई भी तस्वीर छाप सकता है। F1 यानी फॉर्मूला 1 रेसिंग वैसे तो काफी सुरक्षित खेल है, लेकिन जब हादसा होता है तो मंजर बेहद खतरनाक होता है। इसी साल चीन का एक रेसर हादसे का शिकार हो गया था, लेकिन गाड़ी में लगे सुरक्षा उपकरणों के कारण उसकी जान बच गई और उसे मामूली चोटें ही आईं।